हेलो फ्रेंड्स, आइए हिंदी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास से आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को, तो इसलिए इस सेशन को आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्वेश्चन का आंसर, गुरु स्वर किसे कहते हैं? तो गुरु स्वर दीर्घ स्वर को कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। ऑप्शन है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, बी है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, सी है राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में, डी है संघ की राजभाषा के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में निर्देशित है, तो इसका राइट आंसर बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है सन 1973, बी है 1981, सी है सन 1992, डी है सन 1960। तो इसका राइट आंसर जो है डी है, सन 1960 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में किसे दिया गया था? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रानंदन पंत, डी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे दिया गया था? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी है महादेवी वर्मा, सी है सुमित्रानंदन पंत, डी है जी शंकर कुरूप को। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, अर्ध का विलोम है। ऑप्शन है पूर्ण, बी है समाप्त, सी है रति, डी है खत्म। तो अर्ध का विलोम जो होता है पूर्ण होता है, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन है व्यालराज, बी है मकरंद, सी है मतंग, डी है पत्र गणपति। तो हाथी का पर्यायवाची जो है मतंग है, इसका राइट आंसर सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में जरूर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम के बाद हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर दिखाएंगे भी कि क्वेश्चन कहाँ से फंसे थे। चलिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है यज्ञ, अज्ञ या फिर चतुर या फिर रज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम जो होता है अज्ञ होता है, इसका राइट आंसर बी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है सरस्वती, बी है लक्ष्मी, सी है गंगा, डी है यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची यमुना होता है, इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 1 या फिर 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, इसका राइट आंसर ए है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में 1 नंबर के, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, इसका राइट आंसर ए है, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम है। ऑप्शन है सीधा, सरल, त्रिकोण या फिर वक्र। तो ऋजु का विलोम जो होता है वक्र है, इसका राइट आंसर डी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अव्यय के भेद होते हैं। ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर बी है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो
दान दो होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, गरीबों को वस्त्र दान दो वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान, बी है करण कारक, सी है संप्रदान, डी है कर्म कारक। तो गरीबों को वस्त्र दान दो, यहाँ पर संप्रदान होगा, इसका राइट आंसर सी है। जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पर अपादान होता है, लेकिन अगर दान देने की स्थिति में अगर कोई किसी को कोई चीज़ देता है तो वहाँ पर संप्रदान होता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। जैसे छत से बिल्ली गिरी, पेड़ से पत्ते गिरे, तो ये सब अपादान कारक होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग इसको। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है जयशंकर प्रसाद। तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है प्रेम, हास्य, उत्साह या फिर शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है प्रेम है, इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी है नागार्जुन, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर जो है ए है, भारत भारती काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा, बी है नया साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, सी है अंधा युग, डी है भूरी भूरी खाक धूल। तो इसमें आपको बताना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कौन सी रचना नहीं है, यहाँ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी कि धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है झरना, बी है प्रिय प्रवास, सी है प्रेम प्रलाप, डी है अंधा युग। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रचनाएं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करिएगा। प्रेम प्रलाप जो है हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और डी जो अंधा युग है, ये क्या कहते हैं, धर्मवीर भारती की रचना है। ये चारों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सिया राम शरण गुप्त, डी है महादेवी वर्मा। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन है बुद्धि जिसका नेत्र हो, बी है बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, सी है ज्ञान और चक्षु जिसके समान हो, डी है चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश है बुद्धि जिसका नेत्र है, इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अगर संधि के भेद पूछे तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ को कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ध्यान रखिए आप लोग। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ को कहते हैं ईशान कोण कहते हैं, नेत्र कोण कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं या फिर आग्नेय कोण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ को वायव्य कोण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है व्याकरण, व्याकरणिक या फिर व्याकरणी
और डी है व्याकरण। तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द है व्याकरण। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन है नरिकेला, बी है नरिकेली, सी है नारिकेल, डी है नरिकेल। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर डी है। यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि नारी में बड़ी की मात्रा होती है ना कि छोटी की। तो यहाँ पर नारिकेल होगा, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, नारिकेल। चलिए अगला प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द है? ऑप्शन है खंडहर, खंडघर, खंडगृह, डी है खंडहर। तो खंडहर का तत्सम जो होता है खंडगृह। इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है? ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो करपट का तद्भव जो होता है कपड़ा होता है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन है अपभ्रंश, बी है संस्कृत, सी है प्राकृत, डी है पाली। तो हिंदी की आदि जननी जो होती है संस्कृत है। इसका राइट आंसर बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग इसे गलत ना करिए। चलिए, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है कोसली, बी है बनाफरी, सी है बेगानी, डी है मधेश। तो अवधी बोली का अन्य नाम कोसली है। इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी है पाली, सी है खड़ी बोली, डी है प्राकृत। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश जो होता है वो पाली है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या फिर मणिपुर। तो गारो मेघालय में बोली जाती है। इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऑप्शन है ओष्ठ्य, बी है तालव्य, सी है दंत्य, डी है कंठ। तो ल और स का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है च छ, ज छ, बी है त थ द ध, सी है प फ ब भ, डी है य र ल और व। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल और व। उसमें व्यंजन पूछे तो वो भी 4 होते हैं, तीनों स होते हैं और ह। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अमर्ष क्या है? ऑप्शन है एक काव्य दोष है, बी है एक संचारी भाव है, सी है एक काव्य गुण है, डी है एक अलंकार है। तो अमर्ष जो होता है ये एक संचारी भाव है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 3। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर जो है डी है। आप लोग याद रखिएगा इसको भी, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है उपमा अलंकार। तो जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग हो, ठीक, वहाँ पर क्या होता है यमक अलंकार। ठीक, तो काली घटा, घमंड घटा, यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जटमल, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है जगनीक, डी है अमीर खुसरो। तो गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, बी है रामधारी सिंह दिनकर की, सी है महादेवी वर्मा की, डी है प्रभा खेतान की।
तो वैदेही वनवास रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसका राइट आंसर ए है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि 37 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। हमारा टारगेट है कि 37 में से कम आप लोगों के 33 से 34 प्रश्न सही कराया जाए। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ अगर आप लोग स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जीएस की क्लास डेली 8 बजे लाइव होती है, तो आप लोग उससे भी जुड़िए, आप लोग को हिंदी जीएस में, ताकि अच्छा स्कोर कर सके। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, बी है श्रृंगार रस, सी है शांत रस, डी है भक्ति रस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जय हिंद।